हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी आप चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए कक्षा 9 के बारे में अधिकतम प्रश्नों को आपके सामने रिवीजन के तौर पे भेज रहा हूं। ये समझ लीजिए रिवीजन क्लास है। इसमें कम से कम 100-120 क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा में 70 में 70 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को फटाफट देखेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन के तौर पे सेशन जा रहा है और जिन दोस्तों का नंबर आपके पास है, जिनका लिंक है, उनके पास शेयर कर दें। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हों वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? 27 जून 1789, 5 जून 1789, 14 जुलाई 1789 या 20 जून 1791। तो इसमें बिना देरी लगाए फटाफट उत्तर बताते चलेंगे और आप फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें 120 प्रश्न कम से कम होंगे और 1 घंटे में पूरा आपके सामने भेज देना है। 1 घंटे का सेशन होगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट आपको उत्तर बताते हैं और कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताना है कितने प्रश्न सही किए हो। तो तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया भाई 27 जून 1789 को। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन 27 जून 1789 को हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस स्थान से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई है? किस स्थान से 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई? साइबेरिया से, पेरिस से, पेट्रोग्राड से या व्लादिवोस्टोक से? तो किस स्थान से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई पेट्रोग्राड से। पेट्रोग्राड से भाई। इस प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय या पीटर महान या लेनिन? तो ये था निकोलस द्वितीय था भाई। रूसी क्रांति के समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। निकोलस द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाले जड़ें क्या कहलाती हैं? फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं भाई? भांवर, रेवड़, ठूंठ या गड्ढ? चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं ठूंठ। ठूंठ कहलाती है भाई। फिर अगला क्वेश्चन है, शिपकीला दर्रा भारत को जोड़ता है? शिपकीला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है भाई? शिपकीला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? पाकिस्तान से, चीन से, भूटान से या नेपाल से? चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। शिपकीला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो ये चीन से जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये फटाफट रिवीजन हो रहा भाई। अधिक से अधिक प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं, बस आप देखते जाइए और सेशन को शेयर कर दें। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल में? तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भाई। अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे आ जाएं। जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो जो जिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है भाई? जो जिला दर्रा
जम्मू कश्मीर और उधमपुर को, या जम्मू और कठुआ को, या श्रीनगर और लेह को, या श्रीनगर और कुपवाड़ा को। तो जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न आ जाएं। गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई? गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई? 1985 में, 1960 में, 2015 में, या 2005 में? तो गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई है? तो ये आरंभ की गई है 1985 में। गंगा कार्य योजना आरंभ की गई 1985 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, या अंतरिक्ष विज्ञान द्वारा? भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा। अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा भारत में मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। तो अगले प्रश्न पे आ जाएं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बिहार है, या उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा है, या राजस्थान? तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है भाई, हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र नैतिक लोकतंत्र है, या आर्थिक लोकतंत्र है, या राजनीतिक लोकतंत्र है, या धार्मिक लोकतंत्र है? तो जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को क्या मानेंगे? जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को धार्मिक लोकतंत्र मानेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रति वर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? प्रति वर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? हर्षोल्लास दिवस, मानवाधिकार दिवस, स्वतंत्रता दिवस, या गणतंत्र दिवस? तो प्रति वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं चले जाना, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, या लोकसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या लोकसभा का उपाध्यक्ष? चलिए भाई, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। फटाफट देखते जाइए, कम से कम 120 प्रश्न रखेंगे इसमें, और सब जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताते चलेंगे। कमेंट के माध्यम से आप भी बताएंगे कितने प्रश्न सही हुए। और जो कक्षा 10 मानचित्र संबंधी प्रश्नों को डाला हूँ वो आप लोग देख लेना। कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाके जितने भी मैप भेज चुका हूँ उन मैप को देख लेना। वही सब मैप कक्षा 10 या कक्षा 9 दोनों के लिए है। तो प्लेलिस्ट में कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाना और मैप के सारे प्रश्न देख लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। धन से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? धन से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है भाई? तो चलिए बताने का प्रयास करें। धन से संबंधित
धन से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 10 दिन, 14 दिन, 17 दिन या 22 दिन। तो धन से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? निम्न में से किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें कि किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 19। तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है भाई। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? कस्बों में, शहरों में, गांव में या सभी में? तो शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो ये शहरों में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। पाई तो जाती है कस्बों में भी, गांव में भी, सभी में भी, पर शहरों में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय प्रत्यदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है? राष्ट्रीय प्रत्यदर्श सर्वेक्षण संगठन का द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है भाई? तो ये 4 वर्ष में या 10 वर्ष या 7 वर्ष या 5 वर्ष। राष्ट्रीय प्रत्यदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन किया जाता है तो 5 वर्ष। राष्ट्रीय प्रत्यदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन 5 वर्ष बाद किया जाता है, 5 वर्ष के अंतर पर। चलिए आगे आते हैं। निर्धनता के सूचक हैं। तो निर्धनता का सूचक क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, असुरक्षा, सामाजिक अपवर्जन या ये सभी। तो निर्धनता के सूचक में क्या सही हो जाएगा? ये सभी हैं निर्धनता के सूचक, ये सभी हैं भाई। चलिए आगे आते हैं। भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष कौन सा है? तो भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष, तो यहाँ 2 ऑप्शन और देख लीजिए। ये ऑप्शन है 1935, डी 1960। अब बताइए भाई भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष कौन सा है? तो भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष 1943 है, 1943। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की शपथ से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ से संबंधित है। तो उस क्रांति का आपको नाम बताना है कि वो क्रांति कौन सी है भाई। तो ये रूस की क्रांति है, या इंग्लैंड की क्रांति, या फ्रांस की क्रांति, या अमेरिका की क्रांति। तो कौन सी क्रांति है? तो ये फ्रांस की क्रांति, टेनिस कोर्ट से संबंधित फ्रांस की क्रांति भाई। चलिए आगे आते हैं। समाजवाद का जनक कौन है? समाजवाद का जनक रूसो, मार्टिन लूथर, स्टालिन या कार्ल मार्क्स? समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स हैं। समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। और इंग्लैंड में समाजवाद का जनक पूछेगा तो रॉबर्ट ओवन हो जाएगा।
इंग्लैंड में पूछेगा तो रॉबर्ट ओवन हो जाएगा। अगर देश का नाम नहीं पूछेगा और वैसे पूछेगा समाजवाद का जनक कौन है तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था? तो लेनिन, अब्राहम लिंकन, रूसो या बिस्मार्क। निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित थे? तो वो थे भाई लेनिन महोदय। लेनिन रूस की क्रांति से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? तो बेकार भूमि कर या चराई कर या घड़ी कर या उपज कर। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कर लगाया गया था चराई कर भाई, चराई कर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर या 7,747 मीटर या 6,646 मीटर या 5,545 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न, दून एवं द्वार जैसी घाटी किस हिमालय की घाटी है? दून तथा द्वार जैसी घाटी किस हिमालय की घाटी है? तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। दून तथा द्वार जैसी घाटी किस हिमालय घाटी है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो ये शिवालिक हिमालय की घाटी भाई, शिवालिक हिमालय। दून एवं द्वार जैसी घाटी शिवालिक हिमालय की घाटी है। आगे चलते हैं। शिवालिक पर्वत स्थित है। तो शिवालिक पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में? तो शिवालिक पर्वत स्थित है उत्तरी भारत में भाई, उत्तरी भारत में। फटाफट क्वेश्चनों को देखते जाइए। सारे क्वेश्चन को 1 घंटे में आपके सामने लाकर कर दूंगा। आपके सेशन एक ही सेशन में, 1 घंटे के सेशन में 120 क्वेश्चन ला रहा हूँ। बस आप फटाफट रिवीजन कीजिए, 2-3 बार देख के तब परीक्षा में जाएंगे। मानचित्र के लिए कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे मानचित्र से जितने सेशन हैं उनको देख लें और सेशन को शेयर भी कर दें भाई। सब लोग सेशन को देख के ही जाएंगे, पेपर देने सेशन को देख कर ही जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सतलुज, दामोदर, महानदी या नर्मदा? तो अरब सागर में गिर रही है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, अरब सागर में नर्मदा गिरती है और ताप्ती। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा भारत में मई में वर्षा होती है या जुलाई में या अगस्त में या जनवरी में? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला माह है अगस्त भाई, अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर अगले प्रश्न पे आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1,000 पुरुषों पर महिला की कितनी संख्या है? महिलाओं की कितनी संख्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है या 970 है या 972 है या 980 है? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 943 है भाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? डेमोक्रेसी शब्द भाषा के
किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ग्रीक से मिलकर बना है, या लैटिन के भाषा के हैं शब्द, या उर्दू भाषा के शब्द हैं, या अरेबिक? तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, ग्रीक भाषा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से, यंग इंडिया पत्रिका। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। भारत में सरकार पर किसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है? भारत में सरकार पर किसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है? तो प्रधानमंत्री का, या राष्ट्रपति का, या संसद का, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है संसद का भाई, संसद का। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, शामिल होते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हाँ शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ शामिल होते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। चलिए आगे आते हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया गया? तो समानता के अधिकार को हटाया गया? नहीं। स्वतंत्रता के अधिकार को हटाया गया? नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हटाया गया? नहीं। तो क्या हटाया गया? संपत्ति का अधिकार हटाया गया भाई। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। कहाँ रखा गया है? 300 का में, 300 का में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? अक्टूबर 2005 में, जनवरी 2004 में, या अक्टूबर 2001 में, या जनवरी 2002 में? तो भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया है अक्टूबर 2005 में। भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया है अक्टूबर 2005 में। चलिए अगले प्रश्न पे। मानव पूंजी में निवेश देश की उत्पादन शक्ति में कमी करता है या वृद्धि करता है, या ए बी दोनों करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव पूंजी में निवेश देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है भाई, वृद्धि। मानव पूंजी में देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। निर्धनता के निर्धारण में शहरी क्षेत्र में व्यक्ति की प्रतिमाह स्तर वर्ष 2000 में कितना निर्धारित किया गया था? निर्धनता के निर्धारण में शहरी क्षेत्र में व्यक्ति की प्रतिमाह आय स्तर वर्ष 2000 में कितना निर्धारित किया गया था? 454, 510, 700 या 1000? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। तो ये 454 निर्धारित किया गया था भाई, 454। ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उच्च कृषि वृद्धि दर से निरंतरता कम करने में कौन लाभान्वित हुए हैं? किस राज्य को लाभ मिला है? उच्च कृषि वृद्धि दर से निरंतरता कम करने में कौन से राज्य लाभान्वित हुए हैं? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, या ये सभी? तो उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता को कम करने में सभी राज्य लाभान्वित हुए हैं। ये सभी सही हो जाएगा। फिर आगे आ जाएं। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भुगतान, हाँ ये बफर स्टॉक के अंतर्गत आता है भाई। गेहूं चावल का भंडार, हाँ ये भी बफर स्टॉक के अंतर्गत गेहूं चावल का भंडार किया जाता है।
प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भोजन की समस्त समस्याओं का निराकरण बफर स्टॉक द्वारा किया जाता है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, बफर स्टॉक क्या है? तो ये सभी है भाई, सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है? फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम बताना है भाई। तो चलिए, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या है ये बताना है। नेशनल असेंबली, या स्टेटस जनरल, या नेशनल कन्वेंशन, या डायरेक्टरी। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम? तो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है स्टेटस जनरल। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई है? खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई? मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, लेनिनग्राड में, या ताशकंद में? खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई है? तो खूनी रविवार की घटना सेंट पीटर्सबर्ग में हुई है, सेंट पीटर्सबर्ग में। बी ऑप्शन सही होगा। फिर अगले प्रश्न आ जाएं। रूसी क्रांति के पश्चात कौन सी व्यवस्था रूस में आई? रूसी क्रांति के पश्चात कौन सी व्यवस्था रूस में आई? तानाशाही, साम्यवादी, पूंजीवादी, या नाजीवादी? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। रूसी क्रांति के पश्चात कौन सी व्यवस्था रूस में आई? तो रूसी क्रांति के पश्चात रूस में साम्यवादी व्यवस्था आई भाई, साम्यवादी व्यवस्था। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को किस नाम से जाना जाता है? शेरपा, मारू रायका, थारू, या बंजारा? तो रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को मारू रायका नाम से जाना जाता है, मारू रायका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है भाई? तो लघु अंडमान में, मध्य अंडमान में, ग्रेट निकोबार में, या कन्याकुमारी में? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश, या बिहार, या राजस्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में? नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में है भाई, उत्तराखंड में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ताप्ती नदी का मुहाना किस समुद्री तट पर है? ताप्ती नदी का मुहाना किस समुद्री तट पर है? हिंद महासागर, या अरब सागर, या बंगाल की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? तो ताप्ती एवं नर्मदा नदी का मुहाना अरब सागर तट पर है भाई, अरब सागर। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों का मुहाना अरब सागर तट पर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मंगलोर में, माथेरान में, महाबलेश्वर में, या चेन्नई में? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये माथेरान में होती है, माथेरान। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनगणना के इतिहास में
1911 से 1921 के बाद जनगणना वर्ष में पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या, तो 1921 से 31, या 2001 से 2011, या 1991 से 2001, या 1971 से 1981। तो भारतीय जनगणना के इतिहास में 1911 से 1921 के बाद जनगणना वर्ष में पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या, तो 2001 से 2011 थी भाई, 2001 से 2011। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है भाई, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। राजनीतिक दल तो भाई साधन है, टेलीविजन भी साधन है, रेडियो भी साधन है। टेलीफोन लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सच्चिदानंद सिन्हा, या जवाहरलाल नेहरू, या बी एन राव। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रश्न में अस्थायी पूछ लेगा, प्रश्न में अस्थायी अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माना जाता है? निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माना जाता है? न्यायपालिका को, विधानपालिका को, कार्यपालिका को, या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को भाई। मौलिक अधिकारों को संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो ये 1979 में किया गया भाई। 1979 रहेगा ऑप्शन में, या 1978 रहेगा, वही सही रहेगा। तो चलिए ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूचना सामग्री में शामिल है प्रेस विज्ञप्ति, ईमेल, अभिलेख, या ये सभी। तो सूचना सामग्री में ये सभी शामिल हैं भाई। सूचना सामग्री में ये सभी शामिल हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका होना आवश्यक है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका होना आवश्यक है? चुनावों का, सरकार का, अधिकारों का, या राष्ट्रपति का? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका होना आवश्यक है? अधिकारों का होना आवश्यक है, अधिकारों का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं? किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित, यानी रोज ऐसा लगता है कि इनको रोजगार प्राप्त हो रहा है? तो शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत, या प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत, या मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत, या ये सभी? तो किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन असुरक्षित समूह में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन असुरक्षित समूह में शामिल हैं? तो ग्रामीण कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अनुसूचित जाति। निम्न में से कौन असुरक्षित समूह में शामिल हैं? ग्रामीण कृषि श्रमिक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, या ये सभी? तो ये सभी असुरक्षित समूह में शामिल हैं भाई। डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे,
निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसमें रोजगार की उपलब्धता से पूर्ण होता है। कहाँ ऐसे में निर्धनता में रोजगार कहाँ मिलता है? मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम होता है। हाँ, निर्धनता में मूल आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो सकती। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम गलत। संपन्न होकर दूसरे व्यक्ति को रोजगार देता है गलत। तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम हो जाता है व्यक्ति। भाई बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे, खाद्य की पहुंच का तात्पर्य क्या है? खाद्य की पहुंच का तात्पर्य खाद्य की उपलब्धता में बाधा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य उपलब्ध होना, यही सही है। पौष्टिक भोजन के लिए धन उपलब्ध नहीं, उपयोग सभी नहीं। खाद्य की पहुंच से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य उपलब्ध होना। बी ऑप्शन सही है। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर, निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की है? निम्नलिखित में से किसने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की है? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। निम्न में से कौन चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना कर रहा है? तो रूसो ने किया है, या मॉन्टेस्क्यू ने, या वॉल्टेयर ने, या दांते ने। निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना की है? तो ये वॉल्टेयर महोदय ने किया है। चर्च की बुराइयों को बदनाम वस्तु से तुलना वॉल्टेयर महोदय ने किया है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था? रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन, जनता की दुर्दशा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, या 1905 की रूसी क्रांति। तो निम्नलिखित में से रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लेनिन द्वारा गठित की गई सेना का नाम? लेनिन द्वारा गठित की गई सेना का नाम क्रांति सेना, काली सेना, मुक्ति सेना, या लाल सेना। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। लेनिन द्वारा गठित की गई सेना का नाम क्या है? तो ये है लाल सेना। लेनिन द्वारा गठित की गई सेना का नाम लाल सेना है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख चरवाहे? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख चरवाहे कौन से हैं भाई? तो चलिए बताने का प्रयास करें। गद्दी चरवाहे, बंजारा चरवाहे, भोटिया चरवाहे, या कोरमा चरवाहे। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख चरवाहे कौन हैं? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। तो भोटिया चरवाहे। हिमालय के पर्वतीय चरवाहे के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के चरवाहे भोटिया चरवाहे। देखिए भाई यहाँ पे फिर से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख चरवाहे हैं गद्दी चरवाहे, भोटिया नहीं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख चरवाहे हैं गद्दी चरवाहे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3.7, 2.4, 3%, या 5%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है भाई, 2.4%। ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। द्वीप समूह सहित भारत के तटीय सीमा की लंबाई? द्वीप समूह सहित भारत के तटीय सीमा की लंबाई तो 7,216 किलोमीटर, या 7,516.6 किलोमीटर, या 7,415 किलोमीटर, या 7,616 किलोमीटर। तो द्वीप समूह सहित भारत के तटीय सीमा की लंबाई है
7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाएं। नंदा देवी शिखर स्थित है भूटान में, नेपाल में, भारत में या पाकिस्तान में? नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित भाई, नंदा देवी शिखर भारत में स्थित है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, लोहित, जमुना या दिहांग? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शीत ऋतु में भारत में किस राज्य में वर्षा होती है? शीत ऋतु में भारत में किस राज्य में वर्षा होती है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो शीत ऋतु में भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। अगले प्रश्न पे, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकतंत्र का या के प्रकार हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतंत्र का प्रकार है दोनों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत, पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य शेष बचे थे? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो आपको बताना है कितने सदस्य शेष बचे थे। तो 215 बचे थे या 300 या 299 या 280? तो जब भारत और पाकिस्तान एक रहता है तो 389 सदस्य थे भाई, 389 सदस्य थे जब भारत पाकिस्तान एक रहता है। और जब विभाजन हो जाता है तो भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे? 299 सदस्य बचे थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपरोक्त सभी। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 340? तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 352 में, संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता? तो चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता?
तो 16 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, या 14 वर्ष से कम, या 21 वर्ष से कम। तो ये है भाई 14 वर्ष से कम। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? वर्ष 1993 में, या वर्ष 1998 में, या वर्ष 2010 में, या वर्ष 1995 में। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में भाई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता भाई? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत तो खनन आता है, या स्वास्थ्य आता है, या वानिकी आता है, या विनिर्माण आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं आती हैं भाई, स्वास्थ्य आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं सेवाएं आती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता हेतु कितने कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता हेतु कितने कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है? तो ये 1100 कैलोरी, या 2800 कैलोरी, या 2400 कैलोरी, या 3200 कैलोरी। तो ये निर्धारित किया जाता है भाई 2400 कैलोरी। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निर्धनता रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है? निर्धनता रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या केंद्रीय उपभोक्ता फोरम, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या श्रम ब्यूरो। निर्धनता रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 5 वर्ष पर, 5 वर्ष पर। ये भी समझ लें, निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है 5 वर्ष के अंतर पर। तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भूखमरी के आयाम कौन कौन से हैं? भूखमरी के आयाम कौन कौन से हैं भाई? तो मौसमी भूखमरी भी रहती है और दीर्घकालिक भूखमरी भी रहती है। भूखमरी के आयाम है, मौसमी भूखमरी रहती है, दीर्घकालिक भूखमरी रहती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, निम्न में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था? निम्न में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था? तो श्रमिक वर्ग पर, तृतीय वर्ग पर, या पादरियों पर, या विकलांगों पर। तो फ्रांस में पादरियों के ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाता था। पादरियों के ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाता था। चलिए भाई आगे चलते हैं। रूस की क्रांति की तिथि कौन सी है? 7 मार्च 1917, या 17 मार्च 1917, या 6 अक्टूबर 1917, या 6 नवंबर 1917। रूसी क्रांति की तिथि कौन सी है भाई? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। रूसी क्रांति की तिथि, तो रूसी क्रांति की तिथि 6 नवंबर 1917 है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आए। मेंशेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? मेंशेविक दल का प्रमुख नेता लेनिन थे, या केरेंस्की थे, या रूसो थे, या कार्ल मार्क्स थे। मेंशेविक दल का प्रमुख नेता कौन थे? तो चलिए बताने का प्रयास करें। मेंशेविक दल का प्रमुख नेता तो ये केरेंस्की थे भाई। मेंशेविक दल का प्रमुख नेता केरेंस्की थे। चलिए अगले प्रश्न पे। घुमंतु चरवाहे सर्वाधिक किस देश के निवासी हैं? घुमंतु चरवाहे सर्वाधिक किस देश के निवासी हैं? अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के, या यूरेशिया के। तो बताने का प्रयास करें। घुमंतु चरवाहे सर्वाधिक किस देश के निवासी हैं? तो घुमंतु चरवाहे सर्वाधिक
अफ्रीका देश के निवासी हैं भाई, अफ्रीका देश, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है भाई? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 67 डिग्री 7 इंच ईस्ट से 97 डिग्री 5 इंच ईस्ट, या ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट से 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट, या 68 डिग्री 5 इंच ईस्ट से 97 डिग्री 5 इंच ईस्ट, या 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री 30 इंच ईस्ट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार आपको बताना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट से 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम। तो भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? श्रीलंका, नेपाल, चीन या म्यांमार? तो भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका, श्रीलंका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इसी सेशन में आपको बता चुका हूं, 8,848 मीटर। ज़्यादा देरी नहीं लगाना है, ये फटाफट आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के बारे में जानकारी देना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, गंगा है, साबरमती है या कृष्णा है? तो सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो गंगा नदी है भाई, गंगा नदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? दक्षिणी पठारी भाग में, या पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में, या थार मरुस्थल में, या पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में? तो ये पाया जाता है थार के मरुस्थल में भाई। दिन का तापमान बहुत गर्म रहता है और रात का तापमान ठंडा रहता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भारत की विश्व में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 20.5%, 19.5%, 17.5% या 18.5%? भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। फिर अगले प्रश्न पे आए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो डायसी का है, या लॉर्ड ब्राइस का, या सीले का, या अब्राहम लिंकन का? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो ये कथन कहने वाले थे अब्राहम लिंकन ने। गेट्सवर्थ के मैदान में 1863 में भाषण देते वक्त इन्होंने कहा था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया? बाइबल प्लान के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, या क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत? तो भारतीय संविधान का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भाई। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बताने का प्रयास करें, निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? तो सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए,
निम्न में से कौन सा एक संसद का अंग नहीं है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या ये सभी? तो ये सभी राष्ट्रपति के अंग हैं भाई। निम्न में से कौन सा एक संसद का अंग है? प्रश्न ये है। प्रश्न फिर से देखें, निम्न में से कौन सा एक संसद का अंग है? तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में, या भाग 2 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में? तो चलिए भाई, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये भाग 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 13 से लेके अनुच्छेद 35 तक, 13 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान की बात पूछी जा रही है। तो 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या 7 हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जापान जैसे देशों ने किस पर निवेश किया है? जापान जैसे देशों ने किस पर निवेश किया है? पूंजी संसाधन पर, भूमि संसाधन पर, मानव संसाधन पर या ये सभी? जापान जैसे देशों ने किस पर निवेश किया है? तो जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया भाई, मानव संसाधन पर। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे आ जाएं। मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो प्रकृति से प्रदत्त है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उद्योग धंधे किए जाते हैं वो द्वितीयक से आता है, और जो सेवाएं की जाती हैं तृतीयक से आता है। तो मत्स्य पालन प्राकृत की देन है, तो प्राथमिक से आएगा भाई, प्राथमिक से। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से घटक निर्धनता में शामिल होते हैं? तो स्वच्छ पेयजल की कमी निर्धनता में शामिल होती है। कुपोषण निर्धनता के में शामिल होता है। साक्षरता का निम्न स्तर कुपोषण में शामिल होता है, वो निर्धनता में शामिल होता है। तो स्वच्छ पेयजल की कमी, कुपोषण, साक्षरता का निम्न स्तर, ये सभी कुपोषण, साक्षरता का निम्न स्तर, स्वच्छ पेयजल की कमी, ये सभी निर्धनता में शामिल होते हैं भाई। निर्धनता में ये सभी शामिल होते हैं। तो उत्तर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्यापक भूखमरी से किसकी स्थिति बन जाती है? व्यापक भूखमरी से किसकी स्थिति बन जाती है? अकाल की, गरीबी की, भूख की या ये सभी? तो व्यापक भूखमरी से किसकी स्थिति बन जाती है? तो अकाल की बन जाती है, गरीबी की बन जाती है, भूख की बन जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। व्यापक भूखमरी से किसकी स्थिति बन जाती है? तो ये सभी की स्थिति बन जाती है, अकाल की, गरीबी की, भूखमरी की। तो व्यापक भूखमरी से किसकी स्थिति बन जाती है? तो ये सभी पे ही आप निशान लगाएंगे। तो चलिए, ये सेशन अब बड़ा हो रहा है, तो आपसे हमने कहा था कि 1 घंटे का सेशन आपके पास भेजूंगा। तो चलिए अब इसी पे इसको हम समाप्त करेंगे, क्योंकि आपके पास भी अब समय नहीं है। 1 दिन का समय, 2 दिन का समय ऐसा बचा होगा। तो चलिए इन प्रश्नों को 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन करके तब परीक्षा हाल में जाएंगे। और मानचित्र के लिए कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में जाएं और मैप संबंधी 7-8 सेशन पढ़े हैं वो देख लें। और जो कक्षा 9 के सेशन में, जो भी कक्षा 9 की प्लेलिस्ट में जो भी सेशन पढ़े हैं उन सारे सेशन को 1-2 बार रिवीजन कर लें। अभी भी आप जग जाएं, आपके पास समय है।
तो जितने भी कक्षा 9 के सेशन पड़े हैं प्लेलिस्ट में जाएं, सबको देखें। ये सेशन 2 बार 3 बार देख के जाएं और कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाकर मैप को भी देख लें। तो चलिए, मैं आपसे वादा किया था कि 1 घंटे का सेशन रहेगा, तो 1 घंटे में इतना ही प्रश्न रखते हैं। तो चलिए भी हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।